नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान रोपाई में बहुत उपयोगी है पैडी ट्रांसप्लांटर। सहजन की खेती किसानों के लिए है लाभकारी। अपने राज्य में धान की खेती उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है और जो किसान धान की रोपाई करने जा रहे हैं उनके लिए पैडी ट्रांसप्लांटर यंत्र काफी उपयोगी है। तो आप पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई किस प्रकार से करें और कैसे लाभकारी है ये यंत्र, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो पैडी ट्रांसप्लांटर एक्चुअली एक ऐसा यंत्र है जिसको आप प्रयोग करके लेबर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं और जो आपका कॉस्ट होता है, जो उसमें खर्च होता है खेती करने में, वो आप कम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप जब धान की खेती या रोपाई या बुआई करते हैं, अगर आप उसको मैनुअली मानव संचालित अगर वो होता है तो उसमें बहुत कम ही एरिया आप ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। जैसे कि 700 से 10,000 स्क्वायर मीटर की क्षेत्रफल को आप कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो पैडी ट्रांसप्लांटर अगर यूज करते हैं तो उससे आपकी जो फील्ड कैपेसिटी है, जो बोलते हैं कि प्रति हेक्टेयर प्रति घंटे कितना हेक्टेयर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ये काफी बढ़ जाता है। तो उसमें पैडी ट्रांसप्लांटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जो मानव द्वारा संचालित होता है जिसको बोलते हैं मैन्युअली ऑपरेटेड पैडी ट्रांसप्लांटर, और दूसरा होता है राइडिंग टाइप और उसको बोलते हैं हम सेल्फ प्रोपेल्ड। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब स्वसंचालित पैडी ट्रांसप्लांटर। धान की यांत्रिक रोपाई के लिए चटाई नुमा नर्सरी तैयार करने की जरूरत होती है। यंत्र से धान की अच्छी रोपाई मुख्य रूप से चटाई नुमा पौधे की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, इसलिए अच्छी चटाई नुमा पौधे तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीज का चयन करें, फिर बीज को पानी में भिगोकर बोरी को 24 घंटे तक ढक कर रखें। जब बीज अंकुरित हो जाए और जड़ का शुरुआती भाग दिखे तब नर्सरी बेड में बीजों की रोपाई करें। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए आमतौर पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:3 अनुपात में मिट्टी में मिलाया जाता है। बीज को नर्सरी में बोने के बाद 18 से 23 दिनों में धान की रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए तैयार पौधे को सावधानी पूर्वक यंत्र प्लेटों के आकार का काटा जाता है। तो पैडी ट्रांसप्लांटर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। उसमें हम अगर बात करें पहले तो राइडिंग टाइप या सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप की, तो ये दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। सेल्फ प्रोपेल्ड में आपके होते हैं कि एक होता है कि जो 6 रो ट्रांसप्लांट करता है, मतलब अगर आप एक बार पैडी ट्रांसप्लांटर चलाते हैं तो वो 6 पंक्तियों में रुपाई करते हैं। और दूसरा होता है 8 रो में जो रुपाई करते हैं। तो 6 रो वाले जो होते हैं वो सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इसकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है काफी कम होती है। तो पहली बात कि ये कैसे संचालित होते हैं, तो सेल्फ प्रोपेल्ड बेसिकली आपका डीजल इंजन से भी संचालित हो सकता है या पेट्रोल से भी संचालित हो सकता है। और इसकी जो कूलिंग इंजन की जो कूलिंग होती है, जैसे आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में हम पानी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एयर कूल्ड कूलिंग मैकेनिज्म होता है, तो इससे आपको अन्य व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है पानी की या फिर किसी और चीज की। खेत की तैयारी सामान्य तौर पर पडलिंग करके की जाती है। तैयार खेत में लगभग 1 से 2 इंच तक पानी रहना चाहिए ताकि यंत्र आसानी से चल सके और रोपाई का काम सुगमता से हो सके। खेत में अधिक पानी होने पर और अधिक गहराई तक जुताई करने पर यंत्र को चलाने में कठिनाई होती है।
चटाई नुमा पौधे को ठीक से उठाया जाना चाहिए ताकि इसे मशीन की प्लेट में ठीक से बिना टूटे हुए रखा जा सके। चटाई नुमा पौधे को प्लेट में आसानी से सरकाते हुए प्रवेश कराना चाहिए। पौधे को प्लेट में रखने के पूर्व पौधे दबाने की रॉड को हटा लिया जाता है और पौधे रखने के बाद रॉड को पुनः वहीं लगा दिया जाता है। जब प्लेट में पौधा आधी रह जाए तो प्लेट को पौधे से पुनः भर दिया जाता है, जिससे पौध से पौध की दूरी एक समान बनी रहती है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड में जो देखा गया है, इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है 0.13 से लेके 0.20 हेक्टेयर प्रति घंटे की होती है। तो इसमें अगर बात करें कि कितने व्हील होते हैं, तो व्हील इसमें एक व्हील होता है, सिंगल व्हील ड्रिवन बोलते हैं उसको। तो इसमें एक ही व्हील होता है, लेकिन इसको संचालित करने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो बेसिकली आपके छोटे इंजन भी संचालित कर सकते हैं, और इसमें लगते हैं आपको बेसिकली आपको लग जाता है 4 HP जैसे पावर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये होता है आपका 8 रो ट्रांसप्लांटर। लेकिन अब दूसरी वाले सेल्फ प्रोपेल्ड की बात करें तो दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं 8 रो ट्रांसप्लांटर। तो इसमें क्या होता है कि 12 HP की इंजन होती है, 100 संचालित इंजन होती है। तो इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है जो पहले वाले 8 रो से वो ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी की खपत भी ज़्यादा होती है बेसिकली। तो अगर हम बात करें इसमें रो टू रो स्पेसिंग कितनी होती है, मतलब प्लांट से पौधे के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है, तो ये 30 सेंटीमीटर जैसे होती है और एडजस्टेबल भी होता है ये। अगर बात करें दूसरे ट्रांसप्लांटर की, तो एक होती है मैनुअली ट्रांसप्लांटिंग, जिसको बोलते हैं कि वॉकिंग टाइप, वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर। मतलब आप देखते होंगे कि ट्रांसप्लांटर का जो ट्रे होता है वो आगे लगा होता है, तो ये भी एयर कूल टाइप होता है और इसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें हाथ से संचालित होती है और उसमें बेल्ट और पुल्ली से वो जो सीडलिंग जो मैट टाइप तैयार करते हैं नर्सरी, उसको हम ट्रे पे रखते हैं और वो जैसे 2 फिंगर के बीच में एक सीडलिंग कैसे वो गिरता है वैसे वो जमीन पे गिरता है और अपने कुछ डेप्थ पे 25 से 35 सेंटीमीटर डेप्थ पे वो धंस जाता है मिट्टी के अंदर। तो ये जनरली क्या होता है, जो पडल कदवा किया हुआ जो जमीन होता है उसमें हम करते हैं, यूज करते हैं। तो ये भी काफी फेमस है हमारे फार्मर्स के बीच में। अगर आपकी लैंड होल्डिंग कम है तो आप मानव संचालित राइस ट्रांसप्लांटर पे भरोसा कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। इन यंत्रों की कीमत अलग अलग होती है, जो कि इनकी कतारों और इंजन की क्षमता पर निर्भर करती है। अगर अनुमानित कीमत की बात करें तो हस्तचलित रोपाई यंत्र की कीमत लगभग 8 से 10 हजार रुपए होती है। वहीं शक्ति चलित रोपाई यंत्र की कीमत 2,60,000 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। तो आप ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफिस में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं प्रखंड कृषि कार्यालय से। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। राहत मिली है, वहीं खेती के कामों में भी तेजी आई है। लेकिन कई इलाकों में प्रशासन की लापरवाही के कारण थोड़ी सी बारिश लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। ऐसा ही हुआ अलवर के तिजारा में, जहां पहली बारिश ने सरकारी इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। 1 घंटे की झमाझम बारिश से पूरे इलाके के मौसम में नमी तो घुल गई, लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन 1 घंटे की बारिश ने ही नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल दी। सड़कें ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है।
सहजन की फलियों के साथ इसके पत्ते और फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सहजन को सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। साथ ही सहजन एक औषधीय फसल है, इससे आयुर्वेदिक दवा तैयार की जाती है। इन सभी फायदों को देखते हुए यदि आप भी सहजन की खेती करना चाहते हैं तो कैसे करें इसकी खेती, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है, उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है, तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियां हैं, जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती पत्तियों और फलियों के लिए की जाती है, जिसमें फलियों का प्रयोग सब्जी और बीज उत्पादन के लिए किया जाता है और इसकी पत्तियों को सुखाकर औषधियों में प्रयोग में लिया जाता है। सहजन की खेती की सबसे बड़ी बात यह है कि सूखे की स्थिति में कम से कम पानी में भी जिंदा रह सकता है और कम गुणवत्ता वाली मिट्टी में भी ये पौधा लग जाता है। सहजन की खेती करने के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसके लिए मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक एक 2-2 बीज एक एक पॉलिथीन में, छोटी छोटी पॉलिथीन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। सहजन की खेती में अगर आप नर्सरी में उगाए पौधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 18 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 12 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले पॉली बैग का इस्तेमाल करें। बैग के लिए मिट्टी का मिश्रण हल्का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 3 भाग मिट्टी और 1 भाग बालू। प्रत्येक बैग में 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में 2 या 3 बीज को लगाएं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं, या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास जमीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। 50 सेंटीमीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद लें और उस गड्ढे से मिट्टी को ढीले होने और जड़ को नमी ग्रहण करने में मदद मिलती है। सहजन या मोरिंगा के सघन उत्पादन के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी 3 मीटर हो और लाइन के बीच की दूरी भी 3 मीटर रखें। इसके बाद कंपोस्ट या खाद की मात्रा 5 किलो प्रति गड्ढा ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाकर गड्ढे के अंदर और चारों तरफ डालें। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए गए पौधे हैं, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। मोरिंगा और सहजन के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए पूरे तरह से सूखे मौसम में शुरुआत के पहले 2 महीने नियमित पानी दें और उसके बाद तभी पानी डालें जब इससे जरूरत हो। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियां भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। मुनगे का पौधा 6 माह में फली देना शुरू कर देगा। पहले साल एक पौधे पर अगर अच्छी पैदावार हुई तो करीब 250 फलियां लगती हैं और इनकी लंबाई 2 फीट और वजन 100 ग्राम तक होता है।
जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं और इसके पत्तों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। हो गई और आम लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन गई। दरअसल समय पर साफ सफाई नहीं होने के कारण नालियां जाम पड़ गई। नतीजा, बारिश का पानी नालियों के जरिए बहने की बजाय सड़कों पर आ गया। कस्बे के बिजली घर, तहसील परिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर पानी से लबालब भर गए। पानी में नाव को चलते तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या गाड़ियों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन भिंडी की फसल से भरपूर पैदावार मिले इसके लिए भिंडी की खेती वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी। इसलिए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं भिंडी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती के बारे में, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरबी वर्मा। आज के परिवेश में या आज के समय में जो चल रहा है, वातावरण चल रहा है, इसमें हम भिंडी की खेती कैसे करें, वैज्ञानिक तरीके से कैसे भिंडी की खेती करें जिससे हम अच्छी से अच्छी उपज ले सकें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भिंडी की खेती, आप भिंडी के बारे में आप जानते हैं कि भिंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये 2 सीजन में आपको उपलब्ध हो पाती है, एक गर्मी के सीजन में और एक बरसात के सीजन में। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि इसकी जब खेती करनी हो तो सबसे पहले किसान भाई को इसकी जलवायु का और भूमि का अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए। तो एक बात खास करके जान लीजिए, इसके लिए कम से कम इसकी अच्छी पैदावार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना भी ज़रूरी है। सॉइल की अगर बात करें तो इसके लिए कोई भी अगर क्रॉप है इसको लगाने के लिए थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिक मैटर, खेत में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जो है कौन कौन सी जो है इसकी प्रजातियां आप सेलेक्ट करें, कौन कौन सी प्रजाति लेंगे इसके लिए। तो इसमें देखिए बनारस से निकली हुई है काशी एक 7 धारी करके है, और प्रभनी क्रांति आप जानते हैं काशी 7 धारी है, काशी 5 धारी है, अविनाश करके है। तो ये सब वैरायटी है जिसको आप जो है लगा करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 महीना पहले आप खेत में डाल करके अच्छी तरह से मिला दें, या अगर समय नहीं है तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले खेत में डाल करके अच्छी तरह से इसको मिला दें, जिससे उसका मिनरलाइजेशन अच्छी तरह से हो सके, पौधे के विकास के लिए उसको उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़ अगर उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा उर्वरक की मात्रा ज़्यादा लगती है, यानी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और करीब करीब 70 से 80 केजी फास्फोरस और इतना ही हम पोटास की मात्रा उपयोग करते हैं। तो जब भी खाद देने की बात आती है तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बुआई के समय नहीं देते हैं, नाइट्रोजन की आधी मात्रा देते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा
ये भिंडी के बुआई के समय दे देते हैं, और जो बाकी भिंडी में जो बाकी आप बचा के रखे रहते हैं 50% जो है नत्रजन जो है उसको 30 से 35 दिन के बाद जब उसमें निकाई गुड़ाई आप करते हैं तो उस समय दे करके हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। जहाँ तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। अब हम कहते हैं कि बुआई का समय क्या है इसका, तो हमने बताया कि ये जब मौसम गर्म रहता है इसका जमाव जो होता है कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तभी इसमें अच्छा होता है। कम से कम 30 यानी 17 से कम होगा तो इसमें जमाव नहीं होगा। तो उस समय जो है भिंडी ग्रोथ अच्छी होती है, तो उसमें कम से कम 45 और 30 पे या 60-30 पे आप लगाइए। तो 45-30 पे लगाइए जिससे प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे आपका। बरसात में एक समस्या होती है कि बरसात में जो है येलो बेन मोज़ेक वायरस बहुत तगड़ा आता है जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, देखते हैं, जिसका वेक्टर होता है एफिड। तो किसान भाई को ये सलाह दी जाती है कि अगर ये इस तरह की समस्या आती है बरसात के सीजन में, अगर एफिड्स लग जाता है तो एफिड्स के लिए आप जो इमिडाक्लोप्रिड जो है 1 ml पर 3 लीटर पानी में घोल करके आप जो है 1-2 छिड़काव कर दीजिए और आपकी फसल बच जाएगी। लेकिन ये शुरू में ही करना है जब आपको दिखाई पड़ने लगे कि हाँ इसमें लग रहा है। तो अगर और जहाँ तक अब सिंचाई की बात करें तो सिंचाई देखिए दोनों समय की अगर बात करते हैं तो बरसात में तो सिंचाई जनरली अगर बारिश हो जाती है तो आपको उसके हिसाब से करना है कि अगर बारिश हो गई तो भाई ठीक है 10 दिन पे भी तैयार हो जाएगा, 15 दिन पे पानी चला जाएगा। और पानी नहीं जाता है तो ड्रेनेज करके उसका पानी निकालिए। पानी का बहुत जल जमाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्षा के अनुसार आपको सिंचाई करना है देख करके कि पौधे सूखने ना पाए। ये तो किसान भाई अच्छी तरह से जो भी वैज्ञानिक विधि बताए गए हैं उस वैज्ञानिक विधि से अगर आप खेती करते हैं तो 125 से लेकर के 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी और इससे आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और दोनों सीजन में इससे आप आमदनी कमा सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी और बरसात के मौसम में भी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम विजयनगर, जिला सवाई माधोपुर से नीरज कुमार जी ने। आप नींबू के बाग में सिट्रस कैंकर रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नीरज जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर की जो समस्या है ये ज़ैंथोमोनास जीवाणु के कारण होती है। और जैसा कि हम देखते हैं इसकी समस्या ज़्यादा होती है और ये पत्तियों में, पौधे की टहनियों में और फलों में सभी भाग में इसका असर दिखाई पड़ता है। जहाँ पर इसका संक्रमण है वो सतह खुरदुरी हो जाती है और कड़ा हो जाता है। ये इसके कारण जो है किसान भाइयों को इसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो जो किसान भाई नींबू वर्गीय फसलों की खेती करते हैं उनको इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि जो भी रोग से ग्रसित टहनियां हैं या पत्ते हैं उनकी छटाई कर दे। पेड़ों की टहनियों की छटाई करने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट कर दे और इसके साथ ही साथ उन पर जो बोर्डो मिक्सचर हम लोग कहते हैं जिसमें 5 भाग नीला थोथा और 5 भाग चूना का और उसमें 50 लीटर पानी मिला के जो हम मिक्सचर बनाते हैं इसको हम लोग बोर्डो मिक्सचर बोलते हैं। तो जब हम रोगग्रस्त टहनियों की छटाई करते हैं उसके बाद इसका घोल बना के हम इसका छिड़काव कर देते हैं। एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 ppm का 10 मिलीग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 5 मिलीग्राम, इन दोनों का घोल बनाकर मिलाकर इसका छिड़काव अगर अपने फलों पर करते हैं तो इसका रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।